हेलो साथियों, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। पिछले काफी समय से आप सब सुन रहे होंगे कि विश्व में दो देशों के बीच एक नई जंग की शुरुआत हुई है। हालांकि वो जंग काफी पुरानी है, लेकिन दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने उसमें एक्टिव कदम रखकर उस जंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंशियल एक वॉर का रूप दे दिया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वही ईरान और इजराइल देशों की। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं इन दोनों देशों के बीच इस जंग की शुरुआत कहाँ से होती है, उस जंग के कारण क्या थे, इसके साथ साथ क्या वजहें हैं जिसकी वजह से अमेरिका जैसी एक महाशक्ति को इस जंग में कदम रखना पड़ा बिना किसी सीधा लेन देन के। आज का ये जो वीडियो है, अगर आप देखते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस कंप्लीट फेनोमेनन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर देने वाला है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूअसली न्यूज प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते रह रहे हैं तो काफी सारे न्यूज प्रोपेगेंडा आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि काफी सारे लोग न्यूज चैनल्स पे बात कर रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का रूप आने वाला है। कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान से भी जोड़कर इसी दृश्य को देखा जा रहा था। और अब इजराइल और ईरान जब दोनों देश टकराए हैं और जिनमें एक महाशक्ति अमेरिका का भी कदम रखना पड़ा, तो इन सारे की सारी घटनाओं को जोड़कर अब देखा जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए फुट स्टेप्स है। या दूसरी चीज आप सबके मन में जो आ रही होगी कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका को डायरेक्ट इसमें आके अपना वर्चस्व दिखाना पड़ा और अपने एक बहुत ही घातक और बहुत ही फैटल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस हथियार को लाकर ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको भी हम इस वीडियो में डिटेल सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम ये सारी की सारी चीजों को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल की ये जो लड़ाई है, ये जंग है, ये क्यों शुरू हुई है और इसके पीछे का कारण क्या है। ये दोनों देश मध्य एशिया के देश हैं, मध्य सागर के आसपास इनकी स्थिति है, जिसके बारे में अभी हम आपको मैप पे दिखा देंगे। 1979 1979 से पहले ईरान एक मोनार्की था। मोनार्की का मतलब होता है एक राजा होता था, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता था। 1979 के बाद ईरान एक रिपब्लिक सेटअप के रूप में सामने आता है। जबकि अगर हम इजराइल की बात करें तो 1948 में उसका देश के रूप में विश्व के सामने आना हुआ। वो पैलेस्टीन, जिसको फिलिस्तीन भी कहते हैं, उस देश के छोटे से टुकड़े पर पहले रहता था। धीरे धीरे अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के कारण फिलिस्तीन जैसे देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अब वो देश पूरा इजराइल है, फिलिस्तीन छोटा सा देश बचा है। यही कारण है क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश भी था और ईरान भी, और उसके आसपास के सारे देश जितने सीरिया वगैरह देश हैं, इराक है, बगदाद है, ये सारे के सारे जो हमारे देश हैं, ये सारे देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और फिलिस्तीन भी एक मुस्लिम राष्ट्र था। इसके वजह से सारे के सारे इन मुस्लिम देशों की जो भावनाएं हैं, सिंपैथीज हैं, वो फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हुई हैं। जबकि ईरान का उद्गम ही फिलिस्तीन को दबाने के बाद हुआ है। इसी कारण है और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो ईरान देश है वो इजराइल को हमेशा एक जियोनिस्ट मूवमेंट की तरह देखता है। वो ईरान को देश का दर्जा ही नहीं देता, जो ईरान की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक है। इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच की टसल शुरुआत से बनी हुई। इसका दूसरा और प्रमुख कारण यह है कि पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट एशिया में इजराइल के अलावा कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए किसी भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जोन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए अगर ईरान अपना एक न्यूक्लियर आर्म डेवलप कर लेता है तो वहां पर बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय हो सकता है, बिगड़ सकता है, या अनबैलेंसिंग कंडीशन वहां पर आ सकती है। ऐसा इन बड़े देशों का मानना है, जैसे कि बात कर रहे हैं अमेरिका की। यही एक मुख्य कारण है। कहा जा रहा है कि ईरान शुरुआत से ही अपने न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप करने में कंटिन्यूसली लगा हुआ है, हमेशा प्रयास करता रहता है कि उसके कैसे भी करके वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करे। और इजराइल जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो संगठन हैं, जो हमेशा क्लेम करते हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र हो, फिलिस्तीन जैसे बड़े देश को स्वतंत्र कराने की मांग करते हैं, इजराइल उनके खिलाफ हमेशा एक एक्शन लेता रहता है, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, और उनको कभी किसी प्रकार की बॉम्बिंग करा देगा, एयर स्ट्राइक वगैरह करा देगा। इसका सपोर्ट जो है ईरान करता है। तो अगर ईरान एक देश को सपोर्ट करता है, एक संगठन को सपोर्ट कर रहा है, तो वो इजराइल के विरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच जंगें शुरुआत से ही बनी हुई है।
अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये देश कहाँ पर है, तो ये देश है यहाँ पर इजराइल है, ये ईरान देश है इधर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आने वाला है जिसके बारे में आप सबको परिचित हो जाना चाहिए, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। हिंदी में इसको कहते हैं होर्मुज का जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य एक ऐसी बीच में जलसंधि होती है जिसके द्वारा दो बड़ी जलराशियों को जोड़ा जाता है। बाकी आसपास के देशों की बात करें तो यहाँ पर सीरिया, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, ये सारे के सारे देश यहाँ पर इस तरह से सिचुएट। ठीक है, जिस बारे में मैंने आपको बताया कि इजराइल का उद्गम कैसे हुआ, आप सब देख सकते हैं। 1917 में ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन था। 1946 में थोड़ा थोड़ा इजराइल यहाँ पर फैलने लगा। 1947 में इजराइल काफी बड़े भूभाग पर फिलिस्तीन के कब्जा कर चुका था। और वही दृश्य अगर हम 2012 तक आते आते देखें तो फिलिस्तीन जो है वो एक छोटे से टुकड़े भूमि के रूप में सिमट कर रह जाता है और इजराइल पूरे एक बड़े और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में निकल कर आता है। इसके पीछे का एक सीधा कारण है अमेरिका का सपोर्ट। आइए आगे बात करते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स एंड एप्सियोनेज। ये जो जंग आज आप देख रहे हैं, ये जंग कोई नई जंग नहीं है, शुरुआत से ही चल रही है, लेकिन डायरेक्ट एक्टिव कन्फ्रंटेशन इनमें देखने को नहीं मिला। ये जंग काइनेटिक थी लेकिन प्रॉक्सी रूप में। प्रॉक्सी का मतलब होता है छद्म युद्ध ये दूसरे करते थे, किसी तीसरे देश की सहायता से आपस में लड़ते रहते थे। या कैसे लड़ते थे इसको समझिए। तो ईरान जो है इसका इन्फ्लुएंस, इसका प्रभुत्व काफी सारे देशों में देखा जाता है, जैसे सीरिया, इराक, लेबनान, यमन। ये सारे देश इजराइल के चारों तरफ ही स्थित हैं। और अगर इजराइल के चारों तरफ स्थित देशों में ईरान का प्रभुत्व रहेगा और ये सारे देश भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो ये सब भी खिलाफ हैं इजराइल की एग्जिस्टेंस के, क्योंकि वो फिलिस्तीन को दबा के उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से ईरान के साथ मिलने से ये काफी शक्तिप्रद हो जाते हैं, शक्तिवान हो जाते हैं। और इजराइल इन सब के खिलाफ कंटिन्यूअसली ऑपरेशंस करता रहता है, जैसे एयर स्ट्राइक है या साइबर अटैक्स हैं, जिनकी एक झलक आगे आप वीडियो में भी देखेंगे कि किस टाइप से, किस हिसाब से इजराइल ने समय समय पर ईरान की बहुत सारी जो उसके चालें थी, चालों के साथ साथ उसके कुछ ड्यूटीज थी, ड्यूटीज के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स अपनी न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप करने में ले रहा था। उन सारे स्टेप्स को कैसे नाकाम किया। स्टक्सनेट वायरस ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। ये अमेरिका और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जैसे हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, ऐसे ही इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है और माना जाता है कि सबसे ताकतवर दुनिया की खुफिया एजेंसियों में इसका नाम है मोसाद। इस मोसाद ने और अमेरिका की एजेंसी CIA ने मिलकर एक वायरस बनाया था जिसका नाम है स्टक्सनेट। इसका क्या उपयोग है और इसने क्या किया, इसको हम आगे अभी देखेंगे और जानेंगे। तो 2010 से लेके 2025 के बीच में कुछ मेजर और क्रिटिकल इवेंट्स इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने स्टेप्स में दिखाई है। क्या है? तो सबसे पहले मेंशनेबल जो चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ये नदान साइबर अटैक, जिसका नाम थी था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। जिस वायरस स्टक्सनेट की मैं आपसे बात कर रहा था, उसी वायरस के जरिए ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर था, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और हैक करने के बाद इजराइल ने उसकी उस स्टेप को वहीं पर ड्रॉप करवा दिया। तो ईरान जिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करने में जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसको उस स्टक्सनेट वायरस के जरिए, जिसका डेवलपमेंट मोसाद और अमेरिका की एजेंसी द्वारा किया गया था, उसका यूज करके उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो एम्बिशन थी, अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाने की जो एम्बिशन थी, उसको वहां पर नाकाम किया गया। 2020 में जो फखरीजादे असैसिनेशन, ये कौन थे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ईरान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट में से एक थे, जिनका असैसिनेशन एक गुप्त रूप से इजराइल और अमेरिका के जो सीक्रेट एजेंट्स थे उन लोगों ने किया। 2024-25 में आप सबने देखा होगा कि हिजबुल्लाह गाजा स्ट्रिप पे जब इजराइल ने एक्शंस लिए तो वो ईरान के सामने भी कन्फ्रंटेशन के रूप में देखे गए और वहां पर भी कुछ मीठी मीठी नोकझोंक इन दोनों देशों के बीच देखी गई थी, लेकिन इस प्रकार की जंग का रूप तब उन्होंने नहीं लिया। अभी जो जंग आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत 13 जून 2025 13 जून से होती है। क्यों होती है इसका कारण ये है, आपको मैं पहले कारण बता देता हूं, फिर बताता हूं कि 13 जून को दरअसल हुआ क्या और कैसे ये जंग शुरू हुई। मोसाद को खुफिया एजेंसी है एक,
उसको अपने सूत्रों से पता चलता है कि ईरान जो है फॉर्डो नामक साइट्स पर, ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स है, यहाँ पर अपनी एक न्यूक्लियर आर्म को डेवलप कर रहा है और ये न्यूक्लियर आर्म डेवलप होने में केवल कुछ सप्ताह रह गए हैं। जब ऐसा पता लगा तो मोसाद ने यह भी कहा कि केवल वीक्स अवे, मतलब केवल कुछ सप्ताह दूर वहां पर रह गए हैं एक न्यूक्लियर वेपन को डेवलप हो जाने में। ऐसा जब पता चला तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसने ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को हैक किया और उसमें जो लूप होल्स हैं उनका पता लगाया, जिनकी मदद से डायरेक्ट एयर स्ट्राइक उनके लोकेशंस पर की जा सके और सुरक्षित अपने वापस फाइटर जेट्स को बुलाया जा सके। इसका एक कारण यह भी देखा जाता है कि इजराइल को भी, ईरान को भी इस बात की आशंका थी कि अगर मोसाद को पता लगेगा तो वो एक्शन लेगा। उस एक्शन को रिटेलिएट या उसको वहां पर रोक देने के लिए ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को वहां पर इजराइल की तरफ घुमाकर तैनात किया हुआ था। ये सारी आशंकाएं मोसाद को मिली। इजराइल को, जिसका भय वो पहले से ही आशंकित मान रहा था अपने आप को, वो जब उसको देखने को मिला तो उसने डायरेक्ट एक्शन लेना ठीक समझा। और इस टाइप का एक्शन जब कोई कंट्री लेती है तो उसको प्री एम्प्टिव एक्शंस कहते हैं। प्री एम्प्टिव एक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि खतरा आपके ऊपर हावी हो इसके पहले ही आप उस कारण को खत्म कर दें। तो इस टाइप का एक्शन इजराइल ने वहां पर लिया अपने एयरबेस काफी सारे। अब हुआ क्या, 13 जून को मैं बता दूं लगभग 200 इजरायली जेट्स जो थे वो वहां पर गए, उसकी न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया। और बॉम्ब कैसे किया तो मैंने आपको बताया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करने के बाद। जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिसेबल किया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब किया और सुरक्षित वापस अपने देश में आ गए। 13 जून को जब ये घटना होती है तो ये एक जंग की शुरुआत का रूप ले लेती है। इसके बाद ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे ड्रोन वगैरह के जरिए से इजराइल पर काफी हमले कराए, जिसमें मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो इजराइल को बौखला देने वाला लगता है। और इस हमले की इस हद तक किया गया कि कहा जाता है कि इजराइल का जो वार आर्म्स था, वार मटेरियल्स था, ये केवल 6 या 7 दिन के लिए ही बचा हुआ था। जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में इजराइल पहुंचा, जिसका सपोर्ट हमेशा से यूएस कर रहा था, तो यूएस को भी इस चीज को अपने ठीक अपने यूएस को उस मैदान में अपने आप को उतारना जरूरी लगा। तो उस समय यूएस ने क्या किया अब आप समझ लीजिए। लास्ट नाइट की मैं बात कर रहा हूं आपसे 21 और 22 जून की रात को। 21 और 22 जून की रात को अमेरिका अपने सबसे घातक हथियार स्टेल्थ बॉम्बर, जिसको हम लोग कहते हैं, उस स्टेल्थ बॉम्बर एक एयरक्राफ्ट है, B-2 बॉम्बर उसका नाम है, उसकी मदद से इजराइल की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर डेवलप किए जा रहे थे न्यूक्लियर आर्म्स, फॉर्डो, नतांज और एस्फहान। फॉर्डो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर B-2 बॉम्बर गए। TBU-57 नाम के बंकर बस्टर एक होता है जिसको MOP, जिसके बारे में आपको अभी आगे बताएंगे, का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय किया और बाकी सारी जगहों पर टॉमहॉक मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय किया। इसकी जान अगर हम आपको बताएं कि ये तीनों साइट्स कहां पर हैं तो आप एक बार देख लीजिए। ये जो साइट है ये इस्फहान रीजन की न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स साइट है, ठीक है। इसके अलावा जिसके बारे में हम आपको अभी बता रहे थे फॉर्डो साइट्स, ये यहाँ पर है और ये आपकी नतांज साइट है। इन तीनों साइट्स को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी वो इन्हीं साइट्स में थी। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो ये फॉर्डो साइट है, ये वाली, ठीक है। तो इस जगह को मेनली टारगेट किया गया अमेरिकी इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के द्वारा। और कहा जाता है कि जिस बम का प्रयोग किया गया उसको उस विमान के अलावा दुनिया का कोई और विमान नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसका वजन इतना अधिक है कि कोई और विमान उसको लेके उड़ ही नहीं सकता। हमले की सफल होने की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में दी और उन्होंने बताया कि वी हैव सक्सेसफुली डन दिस, और ये भी कहा कि दुनिया का कोई और देश इसको करने की क्षमता नहीं रखता। इसके बारे में इजराइल के जो चीफ हैं, जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्होंने भी अपनी एक पोस्ट में इसको कंफर्म करते हुए कहा कि वी बिलीव इन पीस बट थ्रू स्ट्रेंथ। कहना यह है कि हम शक्ति के माध्यम से शांति में भरोसा रखते हैं, अगर शक्ति रहेगी तो शांति रहेगी। अब स्टेल्थ बॉम्बर B-2 का यूज ही क्यों किया गया, जिसके बारे में अभी मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 5th जनरेशन एक एयरक्राफ्ट है। एक ओवरव्यू इसका मैं अभी आपको दे रहा हूं
इसके बाद में कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेट वीडियो जो है इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसकी सारी जानकारी को डिटेल में समझ सकते हैं। B2 बॉम्बर, इसको B2 स्प्लिट बॉम्बर भी कहते हैं। ये 5th जनरेशन एक बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट है। बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि दुश्मन देश की एयर टू जो अर्थ होती है इस टाइप के अटैक करने के लिए बनाया गया है, जो सामने डॉग फाइट के लिए नहीं बना है। इसका काम केवल यह है कि जो नीचे एयर बेसेस होते हैं या और दूसरी फैसिलिटी साइट्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। और ये इतना ज्यादा स्टेल्थ है कि इसके बारे में इसका जो क्रॉस सेक्शन रडार का सिग्नेचर है वो एक चिड़िया की तरह ही बस दिखाई देता है। इसको डिटेक्ट करना अभी तक किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं रहा है। और कहा यह भी जाता है कि इसको डिटेक्ट भी कर लेने के बाद इसको हंट करना, इसको डिस्ट्रॉय करना वो पॉसिबल नहीं है। ये डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में जानकारी भी हम अपनी उसी वीडियो में देंगे जिसके बारे में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस B2 बॉम्बर के बारे में बताएंगे। इसका रडार इविजन सिस्टम ये रडार में नहीं आता। डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, जो भारी भरकम बॉम्ब्स जिनको कहते हैं MOP, अभी बताएंगे इसके बारे में। मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन, ये सारे के सारे जो है ये केवल ले जाने की क्षमता इसी बॉम्ब के पास है क्योंकि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और ओनली एयरक्राफ्ट टू रीच फॉर्डो, ईरान के लगभग ठीक बीच में है ईरान के, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ईरान के लगभग बीच में ये साइट्स है। देखिए आप चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी गई है, इधर तक पहुंचना और किसी एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं था, कोई इतना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था ही नहीं। रडार में इनविजिबल होता है, मासिव फायर पावर, जैसे मैंने बताया। GBU 57 ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस है, ऐसा बड़ा बॉम्ब है जिसको ले जाना केवल B2 बॉम्बर के पास की ही क्षमता है और किसी दुनिया के घातक विमान में क्षमता नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल रेंज है, कहा जाता है कि ये बिना रिफ्यूल किए 11,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। 11,000 किलोमीटर अमेरिका का मतलब है पूरी की पूरी धरती पर कोई एक ऐसा देश नहीं है जहां तक ये मार करके वापस ना आ जाए। अगर रिफ्यूल कर दिया जाए तो फिर तो वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। एनीवेयर ऑन अर्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह जाकर मार सकता है बिना रिफ्यूल हुए। लेकिन काफी एक्सपेंसिव भी है। कहा जाता है कि अमेरिका के पास अभी सिर्फ इनकी संख्या 22 है, लगभग $2 बिलियन का एक आता है, 17 से 18,000 करोड़ भारतीय रुपयों में अगर हम बात करें तो। एक बॉम्ब के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, GBU 57, एक काफी भारी भरकम बॉम्ब है जिसके काफी ज्यादा चर्चा में यह भी रहा है। इसका वजन लगभग 13,000 किलोग्राम होता है। इसका डिजाइन इसको बनाया गया इसीलिए है कि ये सिर्फ डीप पेनिट्रेशन के लिए ही है। डीप पेनिट्रेशन का मतलब ये है बंकर जैसी चीजों को जो अंदर पहाड़ों के अंदर बने होते हैं या ऐसी फैसिलिटीज जो विजिबल अर्थ पे नहीं होती और वो काफी जमीन के भीतर बनी होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। GBU 57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, हाई एल्टीट्यूड रिलीज, पहले इसको काफी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाता है। ग्रेविटी की वजह से ये काफी ज्यादा एक्सेलरेट और इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है, 13,000 किलो, जैसा मैंने आपको बताया। ग्रेविटी की वजह से जब ये गिरता है जाके जमीन पर तो ये क्या करता है, डीप ग्राउंड पेनिट्रेशन। जमीन में अगर हम बात करें, इन माउंटेन रॉक्स के बीच में वो साइट है, लगभग 60 मीटर नीचे तक वो सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से चला जाएगा। इसके बाद प्रिसीजन डिलेड डिटोनेशन, थोड़ी देर बाद वो डिटोनेट होता है ताकि जैसे जब वो अंदर जाए तो उसी समय ना फटे, बल्कि जब वो अंदर पहुंच जाए ठीक से अपनी ग्रेविटी को जीरो कर ले, वहां पर एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाए, इसके बाद वो जाके डिटोनेट होता है, जिससे सबसे ज्यादा मैसिव और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स वहां पर जनरेट होती हैं। जब अमेरिका ने ये कदम लिए तो ईरान के भी कुछ रिएक्शंस आए। ईरान ने कहा, जो इनके अली खामेनेई जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने वहां पर कहा, काफी सारे स्टेटमेंट्स देने को कहा और ये भी कहा कि भविष्य में हम इन सारी चीजों का बदला लेंगे, वी शैल रिटेलिएट ऑल दीज एक्शंस ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। और कहते ही इन्होंने अगले दिन ही, अगले 2 घंटे में ही इजराइल के काफी ज्यादा एयरबेसेस को अपने मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया, उसकी सिटीज को भी डिस्ट्रॉय किया। ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम अजीज नसीरजादे है, इन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की और ये कहा कि हम इन सारी घटनाओं, सारे उठाए गए कदमों का बदला अपनी पूरी ताकत के साथ लेंगे। अब हम आइए समझते हैं कि ईरान आगे कर क्या सकता है और इसका ग्लोबल रिएक्शन क्या हो सकता है। बहुत सारी जो न्यूक्लियर एटॉमिक ट्रीटीज होती हैं उनका पार्ट एक ईरान भी रहा है
और ग्लोबल जो यूएन जैसी संस्थाएं हैं उन सब के डिप्लोमेट्स ईरान में भी होते हैं। सबसे पहले ईरान इसमें क्या कर सकता है, रिटेलिएट करेगा डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के थ्रू, या डिप्लोमेटिक सीज फायर। सीज फायर क्या होता है आप सबको बता दें कि जब दो देशों के बीच युद्ध चल रहा होता है तो इस युद्ध विराम को सीज फायर कहा जाता है। तो डिप्लोमेसी के थ्रू हो सकता है कि सीज फायर अब इन दोनों देशों के बीच हो जाए, या फुल ब्लॉन रीजनल वार। इन तीन पॉसिबिलिटीज वहां पर आती हैं कि या तो डिप्लोमेटिक सीज फायर होता है, और अगर डिप्लोमेटिक सीज फायर फेल होता है तो वहां पर एक पूरी तरह से जो जिसको हम कहते हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जो रीजनल वॉर हो सकता है वो वहां पर हो सकता है, क्योंकि काफी सारे देश वहां पर हैं जो हमेशा से इजराइल के खिलाफ हैं, मौका मिलते ही वो आक्रमण कर देंगे और ईरान भी इसको रिटेलिएट करेगा। और वो रिटेलिएशन मल्टी लेवलर भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसके मैंने बात किया था, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है। अगर वो बंद होती है तो उसमें ग्लोबल मार्केट में काफी फर्क पड़ेगा, और इसको ईरान मेरे हिसाब से बंद जरूर करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट में इसका काफी बड़ा रोल है, और ईरान यहां से उस मार्केट को अपने आप से कैप्चर करेगा और रोकेगा और वहां पर एनोमैलीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ग्लोबल रिएक्शन क्या होंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, या यूएन जिसके बारे में मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस, वो अपनी इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाएगा और इन सारी चीजों को वहां पर डिस्कस करेगा, और यूएस को हो सकता है वहां पर मना भी करे या इसका कुछ फाइन वगैरह लगा सकता है उसके ऊपर। सारा का सारा अरब वर्ल्ड जिसके बारे में बात कर रहा हूं जो मुस्लिम डोमिनेंट है, साथ होकर एक एक्शंस ले सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में जो हमारा पूरा विश्व है वो एक युद्ध को अब और सस्टेन नहीं कर सकते। अभी भी 47 ऑनगोइंग काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स इस पूरी दुनिया में चल रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है और भी दूसरी जगहों पर है, ऐसे ही 47 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन वो स्मॉल स्केल है। वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ फुल ब्लोन रीजनल वॉर लाइक ईरान वर्सेस इजराइल। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो एक्शन है ये जिसको हम लोग कह सकते हैं ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल वहां पर हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी पावर अमेरिका है जो इस वॉर को कुछ घंटों में खत्म करने की क्षमता रखता है अगर ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताई कि कैसे ये दुश्मनी की शुरुआत होती है, कैसे ये जंग की शुरुआत होती है, क्या कारण है, क्या हुआ, सारी घटनाओं से आपको अवगत कराया। अब मिलेंगे हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन में एक नए जानकारीप्रद वीडियो के साथ। तब बने रहिए हमारे साथ, और अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।